हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये नया चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का। अभी तक 4 चैप्टर हमने देख लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी के। सो स्टार्ट करते हैं हम केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन से। अगर आपको पूरी डिटेल होना होगा और नीट में अगर मार्क्स लेने के होंगे तो पूरा वीडियो देखना है आपने, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं कि बीच में से छोड़ के चले गए आप। पूरा एक खट्टे देखना है, एक साथ देखना है और नोट करते जाना है। जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट बोला है आपको वो, और आपको 100% बेनिफिट होगा। ठीक है, सो पूरा देखना है, वीडियो आखिर तक देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब जो न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम रहता है हमारा, वो क्या काम करता? इट इज नथिंग बट ये एक इंडोक्राइन सिस्टम जैसे काम करता, जो कि कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के काम में आता है। ठीक है, किसके किसके? कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के काम में आता है। कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन क्या है? तो कोऑर्डिनेशन मतलब कोई चीज को कोऑर्डिनेट करना बॉडी में, मतलब बराबर से चीजें परफॉर्म करना, सिंथेसिस बराबर से चीजों को एनालाइज करके उसका एक बराबर से फंक्शन करना, उस चीज को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और इंटीग्रेशन मतलब कि बराबर से उसको फिगर आउट करके बराबर से उस पर काम करना, इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन बोलते हैं। और केमिकल मतलब क्या? जो केमिकल से कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन ऐसा बोलेंगे। पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि ब्रेन, सीएनएस और पीएनएस दोनों इन्वॉल्व होता है और उससे कोऑर्डिनेशन होता है। वेयर यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा? केमिकल्स रहेंगे, वो केमिकल्स के जरिए क्या होगा? केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा। और वो केमिकल्स कौन से रहेंगे? तो वो केमिकल्स रहेंगे हार्मोन। समझ में आया इतना? वेरी गुड। उसके बाद ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते, डक्टलेस ग्लैंड रहते और सिक्रीट करते हार्मोन्स को। क्या करते? सिक्रीट करते हार्मोन्स को। मतलब जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो ग्लैंड्स रहते हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड रहते। कैसे ग्लैंड रहते? इंडोक्राइन। और कैसे रहते? डक्टलेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब उनको डक्ट नहीं रहते। अब डक्ट क्या रहता है, मैंने बहुत बार आपको समझाया है। डक्ट मतलब एक नली जैसी स्ट्रक्चर अपने बॉडी के अंदर, उसको हम डक्ट बोल सकते हैं। जहां से कुछ फ्लो होता है उसको हम डक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? सो यहाँ पर ये जो हार्मोन्स रहते, वो जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते जिसमें से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वो डक्टलेस ग्लैंड रहते। कैसे ग्लैंड रहते? डक्टलेस। जो उनका सिक्रेशन रहता है, जो वो सिक्रीट करते, जो वो बाहर निकालते, वो चीज को वो डायरेक्ट ब्लड में प्योर कर देते हैं, ब्लड में डाल देते हैं। समझ में आया? गुड। उसके बाद देखते हैं हार्मोन क्या रहते हैं। ठीक है, अभी हार्मोन की डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो हार्मोन क्या है? इट इज अ केमिकल प्रोड्यूस बाय अ इंडोक्राइन ग्लैंड। मैंने जैसे बताया कि ये केमिकल रहते जो प्रोड्यूस होते कहां पर? इंडोक्राइन ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होते हैं। ओके, उसके बाद एंड रिलीज इनटू द ब्लड, मतलब ये ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्ट टू टारगेट ऑर्गन। मतलब कहां पर जाते हैं ये? टारगेट ऑर्गन। मतलब जहां पर हमको टारगेट ऑर्गन है, जहां पर कुछ देना है हमको मैसेज, वहां पर ये टारगेट ऑर्गन पर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल रहते हैं, मतलब इनमें कोई न्यूट्रिशन की वैल्यू नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगा? कोई न्यूट्रिशन की वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब इनमें फैट नहीं रहेगा, प्रोटीन नहीं रहेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेंगे, फाइबर नहीं रहेगी, मतलब ये सब चीजें इनमें नहीं रहेंगे। ये नॉन न्यूट्रिएंट रहेंगे। कैसे रहेंगे? नॉन न्यूट्रिएंट। उसके बाद इंटरसेलुलर मैसेंजर, ये कैसे रहते? इंटरसेलुलर मैसेंजर रहते। मतलब इंटरसेलुलर मैसेंजर मतलब क्या होता? कि सेल के अंदर जाके, सेल के बाहर से जाकर ही ये उसका मैसेज दे देते हैं। मतलब इंटरसेलुलर। और एक रहता है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जाना, और इंटरसेलुलर मतलब सेल मेम्ब्रेन पे मैसेज छोड़ देना। तो ये कैसे है? इंटरसेलुलर है, मतलब सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर मैसेज छोड़ देते हैं। प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट। प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? गुड। उसके आगे ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम कैसा रहता? अब बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स रहते जिसमें क्या नहीं होता, जिसमें हार्मोन्स रहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कम रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। जो इन्वर्टिब्रेट्स रहते हैं, जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है, जो वर्टेब्रेट्स नहीं है, उनमें हमको जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है या हार्मोन है वो बहुत कम लेवल पे देखने को मिलता है। वेराज जो वर्टिब्रेट्स है उनमें बहुत सारे हार्मोन्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम
यहाँ पर एनसीईआरटी ने हमको दिया हुआ है, तो हम ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या है ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम में? इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग इंडोक्राइन ग्लैंड है वो बहुत अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर ये प्रेजेंट रहेगी? देखो पिट्यूटरी, कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट रहती है? इट इज प्रेजेंट इन द आवर ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद पीनियल, ये भी कहाँ पर रहती है? ब्रेन में रहती है। कहाँ पर रहती है? ब्रेन, ठीक है। एक एक ग्लैंड को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सिर्फ यहाँ पर आप देख लो कि उसके स्ट्रक्चर या फिर उसके फोटोज देख लो आप कैसे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है थायराइड। थायराइड का भी फोटो यहाँ पर आप देख लो, थायराइड कैसी दिखती है। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पर रहती है? इट इज प्रेजेंट इन आर एडम्स एप्पल के बाजू में, लड़कों के जो एडम्स एप्पल रहता है उसके बाजू में रहती है। और यहाँ पर वो कहाँ पर रहती है? यहाँ पर रहती है, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद जो एडर्नल ग्लैंड है, एडर्नल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट रहती है? इट इज प्रेजेंट अबो सुपेरियर टू द किडनी। सुपेरियर मतलब ऊपर, तो किडनी के सुपेरियर की प्रेजेंट रहती है ये। उसके बाद पैनक्रियास, पैनक्रियास तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे प्रेजेंट रहती है। उसके बाद क्या है? पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड मतलब पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ पर रहती है? थायराइड के अंदर रहती है और इसके नंबर कितने रहते हैं? 4 रहते हैं, ठीक है। उसके बाद थाइमस, थाइमस भी थायराइड ग्लैंड के नीचे रहती है। उसके बाद गोनाड्स, गोनाड्स इज प्रेजेंट इन सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब जैसे कि पेल्विक रीजन में प्रेजेंट रहते हैं ये, लोअर पेल्विक रीजन में, ठीक है, गोनाड्स। उसके बाद सम अदर्स, मतलब कुछ और भी रहते हैं, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर और किडनी। ये भी क्या काम करते हैं? हमको हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं या फिर इंडोक्राइन सिस्टम के जैसे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्रेन है, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हाइपोथैलेमस न्यूरो सिक्रेटरी सेल रहते हैं इसके पास, और ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल क्या करते हैं? सिक्रीशन और इनहिबिशन का काम करते हैं, ठीक है। किसके लिए? हार्मोन्स के लिए। उसके बाद बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन, मतलब ये बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन में प्रेजेंट रहता है हाइपोथैलेमस। पिछले चैप्टर में हमने देखा था। फोर ब्रेन में रहता है, गुड, ये भी देखा था हमने। कनेक्शन बिटवीन न्यूरल एंड इंडोक्राइन सिस्टम, मतलब ये कनेक्शन स्टैब्लिश करता है न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम में और इंडोक्राइन सिस्टम में और न्यूरल सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद कंटेन न्यूरो सिक्रेटरी सेल, एज आई सेड कि इसमें क्या रहते हैं? हाइपोथैलेमस में न्यूरो सिक्रेटरी सेल रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को कंट्रोल करता है। अभी पिट्यूटरी हार्मोन इज नथिंग बट मास्टर ग्लैंड, मतलब ये सबको रेगुलेट करने का काम करती है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया? सो इतना आप लिख लो, उसके बाद मैं इसके आगे का लिखता हूँ और समझाता हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, याद रखना है। इसके आगे का देखते हैं। तो सोमैटोस्टैटिन क्या है? सोमैटोस्टैटिन का मतलब क्या होता? कि जो हार्मोन ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं उसको इनहिबिट करने का काम ये सोमैटोस्टैटिन का रहता। किसका रहता? सोमैटोस्टैटिन का रहता। मतलब जो ग्रोथ ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, मतलब जो इनहिबिट करता है ये ग्रोथ ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी से ग्लैंड एक्स्ट्रा निकल रही है, उस ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए या फिर इनहिबिट करने के लिए, कम करने के लिए सोमैटोस्टैटिन का काम यहाँ पर हमको पड़ता है। किसका काम पड़ता है? सोमैटोस्टैटिन का। उसके बाद दिस हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमस न्यूरॉन पास थ्रू एक्सॉन एंड रिलीज फ्रॉम नर्व एंडिंग, मतलब ये जो हार्मोन रहते हैं वो ओरिजिनेट कहां से होते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ओरिजिनेट होते हैं, और उसके बाद कहां पर जाते हैं? ये एक्सॉन से जाते हैं और नर्व एंडिंग पे ये रिलीज हो जाते हैं। कहां पर रिलीज हो जाते हैं? नर्व एंडिंग पे ये रिलीज हो जाते हैं। दिस हार्मोन रीच द पिट्यूटरी थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम। कौन से सिस्टम से? पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम से। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो। तो ये पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम से कहां पर जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं। कहां पर जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ
इंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब ये इंटीरियर पिट्यूटरी का फंक्शन मेंटेन करने का काम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद द पोस्टेटरी पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, मतलब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रहती वो डायरेक्ट रेगुलेशन में रहती किसके, हाइपोथैलेमस में। मतलब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो किससे कंट्रोल होगी, वो कंट्रोल होगी पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम से, जो कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से जो उसका वो रहेगा नर्व एंडिंग, वहां से वो हार्मोन को रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से वो कहां पर जाएंगे, नर्व एंडिंग से उसके एक्सॉन से ट्रैवल होंगे, नर्व एंडिंग से किसके तरफ जाएंगे, पिट्यूटरी की तरफ जाएंगे। कौन सी वाली, पोस्टीरियर वाली। वेराज जो एंटीरियर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहती किससे, हाइपोथैलेमस से। सो यहाँ पर न्यूरॉन पोर्टल सिस्टम लगेगा क्या हमको, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। सो यहाँ पर हमारा बेसिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको बता दूंगा, या फिर एक और वीडियो लेक्चर यहाँ पर मैं इसका बना के डाल दूंगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक है, थैंक यू।